Hello everyone. So I welcome you all to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus, then use code Sharma20 SHARMA20. So if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount. Now Arpita ma'am is taking the course of ancient history and medieval history on Unacademy Plus. So the course for the ancient history has started from 6 July and the course for the medieval history has started from 13 July. So if you want to join Unacademy Plus, then use code Sharma20 SHARMA20 to get 10% discount. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक. सो आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा, स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा. अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, वो लोकसभा की कमेटी के मेंबर बन सकते हैं. दे कैन स्पीक इन द लोकसभा, राइट? अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक इन द लोकसभा. लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है वो लोकसभा के अंदर कोई भी वोट नहीं कर सकते. सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट? सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशंस एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ही मस्ट बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट. तो देखो, हमें 4 स्टेटमेंट दी है, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो हमें ये वाली बात तो पता ही है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. तो देखो, अगर तुम्हें ये बात भी पता है ना कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो तुम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? अभी हमें देखना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. अब ऑप्शन ए और ऑप्शन ए के बीच में स्टेटमेंट 1 इज बेसिकली कॉमन, राइट? स्टेटमेंट 1 कॉमन है, तो हम स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को देख लेते हैं. तो स्टेटमेंट 2 है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशंस एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो क्वालिफिकेशन होती है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट भी आपको पता है, सो यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, दैट इज ए. So here A would be the correct answer. Now the next question is related to Comptroller and Auditor General. In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of CAG? तो CAG के functions related there are four statements given. ठीक है, आपको 4 statement दी है related to the functions of CAG. CAG exercises exchequer control on behalf of the parliament when the president of India declares national emergency, financial emergency. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी, जब मैं आपको CAG पढ़ा रहा था तो ये वाले फंक्शन के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था. CAG reports on the execution of projects or the programs by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee. CAG reports on the execution of projects or programs. CAG reports on the execution of projects or programs by the ministries are discussed by the Public Accounts Committee. Information from the CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing public finances. तो जो CAG की रिपोर्ट होती है वो इन्वेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा यूज की जा सकती है. ओके,
to press charges against those who have violated the law while managing public finance. Fourth statement is while dealing with the audit and accounting of the government companies, CAG has certain judicial powers for persecuting those who violate the law. ओके तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और ये 2012 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो ऑल ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी. राइट. Now let's have a look at the next question. Which of the following duties is not performed by the Comptroller and Auditor General of India? तो CAG से रिलेटेड दूसरा कोई क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो हमें ये बात पता चल रही है कि जो CAG के फंक्शंस है वो आपको बिल्कुल भी क्लियर होने चाहिए. तो जब मैंने आपको CAG के बारे में पढ़ाया था तो मैंने CAG के फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. तो ये फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फंक्शन में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकती है और आप लोगों को पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से functions CAG के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. So all the functions which are performed by the CAG are very important. Any of them can be asked in the form of the statement, right? So which of the following duties is not performed by the CAG of India? To audit and report on all the expenditure from the consolidated fund of India. तो इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था. तो CAG जो है जितना भी एक्सपेंडिचर होता है consolidated fund of India में से जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उनके ऊपर ऑडिटिंग और रिपोर्ट कर सकते हैं. To audit and report on all expenditures from the contingency funds and public accounts. तो कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट में से जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसकी ऑडिटिंग भी CAG कर सकते हैं. टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. ठीक है, तो ये काम भी CAG कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट ऑल ऑफ दिस थ्री फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द CAG. लेकिन जो लास्ट फंक्शन है वो CAG नहीं करते. दो CAG जो होता है टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी. तो देखो हमें ये बात पता है कि जो CAG जो होता है उनका रिसिप्ट से कोई लेना देना नहीं होता है. गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आ रहा है उसका CAG से कोई भी लेना देना होता नहीं है. CAG का काम होता है ऑडिटिंग करना. मतलब एक बार गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कर दिया तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है उस एक्सपेंडिचर की ऑडिटिंग करना काम होता है. उसी एक्सपेंडिचर की ऑडिटिंग करने का जो काम होता है वो होता है हमारे CAG का. तो जो CAG जो होता है उनका रिसिप्ट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. रिसिप्ट मतलब कितना मनी आ रहा है, राइट. सो CAG has no control over the receipt. So that is why this particular statement is wrong and this particular function is not performed by the CAG. And so option D is the correct answer for this particular question. With respect to the Finance Commission, with reference to the Finance Commission of India, which of the following statements are correct? तो फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो आप लोगों को तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, राइट. It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development. तो देखो हमें ये बात पता है कि फाइनेंस कमीशन जो होता है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट की बात करता है. फाइनेंस कमीशन में कहीं पे भी फॉरेन कैपिटल की इनफ्लो की बात नहीं की गई है. इंडिया के अंदर कैसे फॉरेन कैपिटल को एनकरेज करना है उसके बारे में फाइनेंस कमीशन में बात नहीं की गई है, राइट. तो फाइनेंस कमीशन के बारे में ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. It facilitates the proper distribution of finances among the public sector undertakings. तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको कितना पैसा देना होता है. तो ये वाली जो बात है वो भी फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं आती है. फाइनेंस कमीशन डज नॉट गिव रिकमेंडेशंस कि हमें कितना पैसा PSU कंपनीज को देना है, राइट. तो ये वाला काम भी फाइनेंस कमीशन के अंदर नहीं आता है. तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो बेसिकली रॉन्ग. ठीक है. इट एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखने का काम भी फाइनेंस कमीशन का नहीं होता है. तो जितनी भी तीनों के तीन स्टेटमेंट फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में बात की गई है वो तीनों के तीन स्टेटमेंट गलत है. सो ऑप्शन डी, लुक एट द ऑप्शन डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट A, B and C given above is correct in this particular context. Okay, so here you have to select the option D. So option D is the correct answer for this particular question. Now again next question is related to finance commission. ओके, सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. तो आप देख रहे हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उनके फंक्शन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो देखो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जब कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, राइट. सो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया है. दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, राइट. अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कभी भी पैसा निकालना हो तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, राइट. वी नीड द पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर टेकिंग द मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर 1, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट 1 इज बेसिकली इनकरेक्ट. तो अगर स्टेटमेंट 1 अगर इनकरेक्ट है
तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए कैन बी एलिमिनेटेड, राइट. ऑप्शन डी कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. ओके. टू एलोकेट बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर द शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस. तो देखो अभी हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है. तो अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखते हैं. तो ऑप्शन बी के अंदर देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो और ऑप्शन नंबर सी देखो. तो ये जो सी और बी ऑप्शन है, ओके, तो उसके अंदर जो सी, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कॉमन है. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज बेसिकली कॉमन. तो हम लोग अभी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं. तो देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, टू एलोकेट बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर द शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस. तो ये बात तो पक्की है. ठीक है, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कितना टैक्स डिवाइड करना है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, वो डिटरमाइन करता है. सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. सो हियर ऑप्शन नंबर बी, ओके, this particular option number B would be the correct answer. Okay, you have to select this particular option number B, right? So even if you don't know about the fourth statement, right, ऐसा हो सकता है कि आपने फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको फोर्थ स्टेटमेंट के बारे में पता भी नहीं है, even though you can answer this particular question. Again, एक दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड आउट ऑफ द रेवेन्यूज टू द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना ग्रांट देना चाहिए, ये रिकमेंड कौन करता है? तो इसका भी आंसर है फाइनेंस कमीशन. सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर ए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया. तो अभी ये वाला जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है. ओके, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंजॉय इक्वल पावर्स बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो उनकी सैलरी जो होती है वो इक्वल सैलरी होती है, राइट. तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो ही गलत हो गया है यहाँ पे. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज इज प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी वो करेक्ट है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी जो सैलरी होती है इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो जब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव करने की जो प्रोसेस जो होती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन से ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है, दे आर ऑल सिमिलर टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट. The term of the office of the election commissioner is 5 years from the date he assumes his office or till the day he attains the age of 62 years. तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उनका जो टेन्योर जो होता है इट इज इधर 6 years फ्रॉम द डेट ऑन विच इट अज्यूम्स द ऑफिस. ठीक है, 6 साल, 6 years फ्रॉम द डे ही अज्यूम्स द ऑफिस और द मैक्सिमम एज लिमिट इज 65 years. ओके, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नंबर 4 इज इनकरेक्ट. So which of the following statement are correct? तो second और third statement correct है. So you have to select the option number B. So option number B is the correct answer for this particular question. Which of the following statements are correct? ठीक है, तो हमें ये statements को पढ़नी है. The Election Commission of India is a 5-member body, right? तो ये statement गलत है. Election Commission of India is a 3-member body. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and by-election. तो देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड नहीं करता है, इट इज द इलेक्शन कमीशन विच डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल. तो इलेक्शन शेड्यूल को कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन. तो अभी हमें पता चल गया है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है. सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है. तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, बाद में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3-member बॉडी है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है. मतलब third statement is the correct answer. So here you have to select the option number D. So option number D, that is third statement, is the correct answer, right? So this is the correct answer. Consider the following functions. तो इनमें से इलेक्शन कमीशन के कौन से फंक्शंस होते हैं? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस.
तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का फंक्शन होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स फॉर ऑल द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। गिविंग recognition to political parties and allocating election symbols to political parties and individuals contesting the election, so this particular statement is also basically correct, right? Proclamation of final verdict in the case of election dispute, तो guys देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। कहाँ पे? जब भी कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो क्या वो वाले केस के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो वर्डिक्ट होगा वो फाइनल हो सकता है? तो देखो इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन फाइनल वर्डिक्ट नहीं देता है, उसका जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे देखो गाइज ये स्टेटमेंट है, केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की बात की गई है इन द केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, लेकिन इलेक्शन डिस्प्यूट में अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन की कोई जजमेंट आती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो जजमेंट है वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं होती है। सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑल दी 3 statements, statement 1, statement 2, statement 3 are correct. So you have to select the correct option, and correct option is option number A. Only statement 1, 2 and 3 are correct, right? So option A is the correct answer. Again a very complicated question. ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन शेड्यूल को डिसाइड करता है। इलेक्शन शेड्यूल को डिसाइड करने के बाद वो नोटिफिकेशन लेके आता है कि इलेक्शन कब करवाना है, राइट? सो द नोटिफिकेशन फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट आपको पता है तो यही स्टेटमेंट से आप ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया? तो हम लोग पहले ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को देख लेते हैं। द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, and the notification for election is issued by the home ministry at the center and the home departments in the states, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन है इट वुड बी इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिमिलरली यहाँ पे देखो थर्ड स्टेटमेंट में देखो, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे बता रहे ये लोग कि जो इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन है इट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इलेक्शन की जो नोटिफिकेशन जो है इट विल बी इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट? एंड द लास्ट स्टेटमेंट, both the exercises of making a recommendation for election and that of issuing a notification in respect of it are done by the election commission। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? Why this statement is wrong? देखो इलेक्शन को कंडक्ट करवाने की जो रिकमेंडेशंस होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, राइट? So government is going to give the recommendation for conducting the elections and after the government is going to give the recommendation for conduction of elections, तो जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए जो नोटिफिकेशन जो होती है उसे इशू किया जाएगा बाय द इलेक्शन कमीशन। So here option number A is the correct answer. The recommendations for election is made by the government and the notification for election is issued by the election commission. So option number A is the correct answer. Which one among the following commissions was set up in pursuance of a definite provision under article of the Constitution of India? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। जो यूजीसी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है मतलब it will be established by an act of the parliament. So यूनिवर्सली ग्रांट्स कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इसका आंसर होगा इलेक्शन कमीशन, राइट? सो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट? और उसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Advocate General of the state in India is appointed by the President of India। देखो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो कोई भी स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होगे, कोई भी स्टेट के एडवोकेट जनरल होगे, उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाएगी वो की जाएगी बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बाद में सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 nor 2, राइट? सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या ये बॉडीज अपना मेंशन फाइंड करती है?
तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स, राइट। तो ये जितने भी जो बॉडीज है दे आर नॉट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ऑल दीज थ्री बॉडीज आर नॉट फाइंडिंग द mention in the constitution. So what will be the correct answer? Correct answer would be D option. 1, 2 and 3, all the three bodies do not find mention in the constitution, right? So option number D is the correct answer. There is a question related to Union Public Service Commission. ठीक है, तो गाइज अब तक हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अभी हम लोग थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। With reference to Union Public Service Commission, consider the following statement. The Constitution of India has not specified the strength of the commission. ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने जो यूपीएससी की जो मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है। बाद में सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो यूपीएससी के चेयरमैन और उनकी मेंबर्स की जो सर्विस कंडीशन जो है इट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द सर्विस कंडीशन, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डिटरमाइन द सर्विस कंडीशन। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट जो है, 1/2 of the members of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, राइट। सो दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, शुड बी द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ द 5 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ द 62 years। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि जो चेयरमैन जो है और बाकी के जो मेंबर्स जो है उनका जो टेन्योर होता है इट इज बेसिकली फॉर 6 years फ्रॉम द डेट दे अज्यूम द ऑफिस। 6 साल तक, ठीक है, फ्रॉम द डे दे अज्यूम द ऑफिस 6 साल उनका टेन्योर रहेगा और मैक्सिमम एज लिमिट तो 62 years ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे 5 years बोला गया है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो उनका टेन्योर जो होता है इट इज बेसिकली फॉर द 6 years और टिल द अटेन द एज ऑफ द 62 years। The chairman and the members of the State Public Service Commission can be removed by the governor of the concerned state। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को अगर रिमूव करना हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है और उनके जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है और उनके जो मेंबर्स हैं उनका रिमूवल कौन करेगा? उनका रिमूवल कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू डू द रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So which of the following statements are correct? So only statement 1 is correct. So you have to select the option number A. So here option number A is the correct answer. Consider the following statements. A joint state public service commission is a constitutional body. ये wrong है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब मैंने आपको जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत हो गई, स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गई। A joint public service commission presents its annual performance report to each of the concerned state governors। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। This statement is correct. So which of the following statements given are correct? Okay, so you have to select the option number A. Okay, option number A is the correct answer for this particular question. Which of the following statements are the functions and powers of the National Commission for Scheduled Caste? To inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the scheduled caste, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the scheduled caste, and to evaluate the progress of the development under the union or a state. The commission has to investigate all the matters relating to the constitutional and other legal safeguards for the OBCs and Anglo-Indian community and report to the president upon their working। तो देखो ये जितने भी स्टेटमेंट्स दी गई है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के फंक्शन से रिलेटेड
ये तीनों तीन स्टेटमेंट आर बेसिकली करेक्ट. So option number D is the correct answer, right? Option number D is the correct answer. With reference to Chief Election Commissioner, consider the following statements. तो Chief Election Commissioner से related कौन से statement correct है? He or she holds his or her office till the pleasure of the president. तो ये statement गलत है, ठीक है? क्योंकि जो Chief Election Commissioner या फिर Election Commissioner जो होता है, they are provided with the security of the tenure, right? Chief Election Commissioner and the Election Commissioner are provided with security of the tenure, so they do not hold office. They do not hold office during the pleasure of the president, right? They do not hold office till the pleasure of the president, right? The service conditions of the chief election commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो हम लोगों को ऑप्शन नंबर, हम लोगों को पता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हियर ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. So guys, here we come at the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.